नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच शहर पांच खबर। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो आज पांच शहर पांच खबर में सबसे पहले बात होगी गुजरात चुनाव की, जिसके चुनावी रण में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इसके बाद बात होगी तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो जिसका नया वीडियो सामने आया है, जिससे सियासी हलचलें भी तेज हो गई है। तो फिर बात करेंगे यूपी के माफिया और बाहुबली अतीक अहमद की, जिसके 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। फिर आपको श्रद्धा मर्डर केस के बारे में भी बताएंगे, जिसमें अब नया अपडेट सामने आया है। और आखिर में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण एक नवजात ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के मेहसाणा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बड़ा देश है। तो यही हमारी संस्कृति है और हम इसी संस्कृति के साथ काम भी करते हैं। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी गुजरात दौरे पर है। तो यहां सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनता को संबोधित कर वोट मांग रहे हैं। तो सबसे पहले सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के सभा में स्थल पर पहुंचते ही चारों ओर जय श्री राम के नारे से पूरा जो है पंडाल गूंज उठा। तो देखो कौन आया है, ऐसा जो है नारे लगाने लगे। शेर आया के नारे भी गूंज उठे। तो यहां सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखंड, आज गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी भी थे और दूसरी जगह जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां थी, जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? अगर देखा जाए तो बहुत ही लुभावनी तस्वीरें हैं, बहुत ही खुशगवार तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें विपक्ष के लिए उतनी ही रोमांच उन्हें दबाव में लाने वाली या उन्हें परेशानी में डालने वाली तस्वीरें इसलिए क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का वहां पे स्वागत हो रहा था, जो भी रैली करने पहुंचे इन तीनों ही जनसभाओं में, और चौथा जो रोड शो होने जा रहा है उसमें, तो वो माना जा रहा है कि उसमें भी कुछ तस्वीर वैसी ही नजर आएगी जिस तरीके की अपेक्षा करती है बीजेपी। तो इन सारी चीजों के बीच में ये जरूर समझा जा सकता है कि बीजेपी की जो रणनीति थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचारक गुजरात लाने की, वो बेहद कामयाब होती दिखाई दे रही है। ये योगी के बतौर स्टार प्रचारक बनने की जो कहानी है, उस कहानी में हमेशा कुछ नया जो देखने को मिलता है। उसमें आज जो नयापन था वो था उनके संवाद के संबोधन का, जो शुरुआत उन्होंने जिस तरीके से गुजराती में की, आखिरी के कुछ लाइनें उन्होंने पूरी गुजराती में पढ़ी हैं या बोली हैं। तो ये अपने आप में दिलचस्प लगता है जब लोग कनेक्ट होते हैं, जो जब अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने पहनावे के साथ लोग जब किसी अतिथि को देखते हैं या किसी बड़े चेहरे को देखते हैं जो दुनिया भर में अपनी भाग जमा रहा हो, दुनिया भर में लोग उसे पसंद कर रहे हो, अपने प्रदेश का वो एक जो एजेंडा है, जो प्रदेश का जो उपलब्धि है, वो सारी चीजें लेके आदमी पहुंचता है प्रदेश के तौर पर कि हाँ, हमने काम किया है, हमने ये दिखाया है और हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब यहाँ पे काम करेंगे, आप जब इनको चुनेंगे, हमारे पार्टी को चुनेंगे, तो ये विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। डबल इंजन की, ग्रोथ इंजन की जो सरकार है वो बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी जाने ही इसीलिए जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि जनता को वो एकदम जनता से जुड़ जाते हैं और जनता को खुद से जोड़ लेते हैं। वही अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी है और ज्यादा से ज्यादा डिमांड भी बड़ी है। वहीं आज उन्होंने द्वारिका को सबसे पहले चुना, जहां से उन्होंने अपनी जनसभा की शुरुआत की। तो फिलहाल के लिए अखंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रही सुविधाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें फिर से तेज हो गई है। तो इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें जैन स्वादिष्ट भोजन का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी मामले को लेकर दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खान पान और डाइट में बदलाव किए जाने पर तिहाड़ के अधिकारियों से विस्तृत
रिपोर्ट भी मांगी है। तो आपको ये भी बता दें कि सत्येंद्र जैन की तरफ से सीसीटीवी वीडियो लीक को लेकर पहले एक याचिका भी दायर की गई थी। इसी को लेकर आज सुनवाई में जैन की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि फिर से एक वीडियो लीक कर दिया गया है और जेल प्रशासन और ईडी इसे लेकर अपना पल्ला भी झाड़ रहे हैं। तो साथ ही सत्येंद्र जैन की ओर से एक और अर्जी दायर की गई है और मीडिया को वीडियो चलाने से रोकने की इसमें मांग की गई है। तो इससे पहले भी सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज दिए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो के जारी होने के बाद जो है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल भी कई उठा दिए थे। तो इसे लेकर आपकी तरफ से ये कहा गया था कि सत्येंद्र जैन को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण डॉक्टर्स ने एक्यूप्रेशर थेरेपी दिए जाने की सलाह दी थी। इसी थेरेपी के मद्देनजर उन्हें मसाज दी जा रही है। यानी कि दिल्ली में वीडियो बम फोड़े जा रहे हैं एक के बाद एक और सियासी गलियारों में हलचलें भी शुरू हो गई है। तो आज हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा और सत्येंद्र जैन का, क्योंकि एक और वीडियो वायरल हुआ है, तो उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा कि एक और वीडियो वायरल हुआ है और प्रशासन और इसमें ईडी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कई सवाल उन पर भी खड़े कर दिए गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं और इस बार जो सुनवाई हुई है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सुनवाई किस बेसिस पे हुई है आज, क्योंकि कई तरह के वीडियो भी सामने आ गए हैं, कई तरह के उन पे केस भी चल रहे हैं। तो आज सुनवाई किस पर हुई? देखिए देखिए बबीता, बिल्कुल जिस तरीके की जो आज कोर्ट के द्वारा जो इसकी सुनवाई हुई थी, तो उसको देखते हुए वीडियो जो वायरल हो रही है, तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से आवाज़ नहीं आ रही। तो आज सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। तो वीडियो के जरिए उनके अधिवक्ता ने कहा कि एक और वीडियो लीक हुआ है और साथ ही अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वीडियो लीक होने पर उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रशासन और ईडी से लेकर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो साथ ही सत्येंद्र जैन की ओर से एक और अर्जी दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि मीडिया को अब वीडियो चलाने से रोकने की मांग इसमें की गई है इस याचिका पर। तो नितिन, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी 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 नितिन, आपसे जानना चाहिए क्योंकि आज सुनवाई हुई है, सुनवाई में क्या कुछ हुआ है और किन किन मुद्दों पर आज लेकर, क्योंकि कई तरह के केस उन पर भी चल रहे हैं और अब जब ये वीडियो लीक हो रहे हैं तो ये वीडियो एक के बाद एक लीक होते जा रहे हैं, तो किस पर आज सुनवाई हुई थी? देखिए, बिल्कुल सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के मंत्री जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर जो 6 महीने से जेल के अंदर है। अभी कुछ दिन पहले इनकी जो वीडियो थी वो काफ़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। उससे पहले भी आज एक वीडियो और भी वायरल हुई सत्येंद्र जैन की खाना खाते हुए की जो वीडियो है, वीआईपी खाना, उनको जो ट्रीटमेंट है उसके जेल के अंदर दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के मंत्री मसाज करा रहे हैं। तो उस मसाज की वीडियो भी इस पर वायरल हुई थी। तो उसको देखते हुए तमाम इस पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि जिस तरीके की जो मसाज पार्लर मसाज यहाँ पर सत्येंद्र जैन करा रहे हैं, यहाँ पर जो एक युवक से मसाज करा रहे हैं, तो वो कहीं युवक जो है आपको बताया, कोई युवक जो है पूरी तरीके से मसाज कर रहा है, तो उसमें कहीं ना एक क्रिमिनल है। और दूसरी बात, उसने नाबालिग के साथ में रेप की घटना को अंजाम देते हुए उसमें कहा था कि रेप की घटना को अंजाम दिया जो युवक सत्येंद्र जैन के साथ मसाज कर रहा है। तो आज जो दूसरी वीडियो वायरल हुई उसमें सत्येंद्र जैन जो है एक वीआईपी ट्रीटमेंट के तरीके उसमें खाना उनको खवाया जा रहा है। जिस तरीके के जेल के अंदर जो है अच्छे तरीके से इनमें वीआईपी जो थाली यहाँ पर परोसी जा रही है सत्येंद्र जैन, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लेकिन नितिन, यहाँ पे सवाल ही उठता है कि अगर ठीक है जेल के अंदर का पहली बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही कहा गया है कि कोरोना काल में क्योंकि डॉक्टर्स ने क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो एक्यूप्रेशर थेरेपी के लिए बोला गया था, इसलिए वो थेरेपी करवा रहे थे, इसलिए मसाज लिए जा रहे थे। दूसरी बात ये होती है जब उनका जो खाने वाला जो वीडियो हुआ है, उन्होंने बोला है कि 6 महीने से वो उपवास कर रहे थे तो इसीलिए वो उसका पालन कर रहे थे, फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज कोर्ट में भी इस चीज़ को लेकर याचिका उन्होंने डाली थी कि जिस तरीके के जहाँ 6 महीने से वो जेल के अंदर थे, कोरोना काल के समय अंदर थे, उनकी जो थेरेपी की उनको दिक्कत थी, उनको थेरेपी दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि खाना के जो है उनमें ड्राई फ्रूट्स और वो खाया जा रहा था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हुए नजर आ रही है कि सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, तो उसको देखते उन्होंने जो याचिका डाली थी कि मेरे को जो खाना है, मैं खाना जो खाने से पहले मंदिर और नहाना चाहता हूँ, नहाते हैं और फिर उससे पहले मंदिर जाना चाहते हैं। लेकिन उसमें कोर्ट में उन्होंने सुनवाई करते हुए याचिका डाली थी कि मैं पहले मंदिर जाऊंगा, मंदिर नहा के पहले नहाऊंगा, फिर उसके बाद मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करके वो खाना खाते थे। लेकिन इस तरीके की उन्हें जो है सुविधा यहाँ तो नितिन, क्या कहा जाए, एक तरह से राजनीति की जा रही है जानबूझकर?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो पे आरोप लगाया है इस आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पे कि जिस तरीके की वीडियो इसमें वायरल हो रही है, मसाज कराते हुए वीडियो वायरल है, उधर खाना खाते हुए की वीडियो वायरल हो रही है, तो इस पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात के अंदर चुनाव और एमसीडी के अंदर जो चुनाव आ रहे तो उसको देखते हुए इन पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि आम राजनीति आदमी हो रही है और पार्टी जिस साथ ही साथ तरीके अब से देखने वाली इन बात पे ये होगी आरोप जो क्योंकि लगाया जिस जा रहा तरह है से तो पूरी अधिवक्ता ने, क्योंकि सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने ये कहा है और ये याचिका जो दाखिल की है इस पर अब कोर्ट क्या कुछ कहता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं गुजरात की जेल में बंद चल रहे बाहुबली अतीक अहमद पर योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है। तो बुधवार को झूसी थाना क्षेत्र के हवेलिया से में अतीक की करीब 1 अरब 28 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। दरअसल पूर्व सांसद पर यह कार्रवाई धूमनगंज पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। तो गंगा पार में हवेलिया झूसी स्थित ये संपत्ति माफिया अतीक अहमद और उसके परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज है। तो आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद और उसके सगे संबंधियों की बेनामी संपत्तियों की खोजबीन लगातार जारी है। तो पुलिस को जानकारी मिली कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति हवेलिया झूसी में है। तो ये संपत्ति माफिया अतीक ने खुद और अपने सगे संबंधियों के नाम पर गुपचुप तरीके से करवा रखी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद पर हो रही है, एक और कार्रवाई की गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आ रहे हैं, उसके एक दिन पहले अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। प्रयागराज में 1 अरब करीब 23 करोड़ की जो भूखंड है उसको कुर्क किया गया है। बड़ी कार्रवाई की है, धूमनगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। हालांकि उस वक्त एसपी सिटी और मजिस्ट्रेट भी वहां पे मौजूद थे, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। और कह सकते हैं कि अब तक की जो कार्रवाई प्रयागराज में की गई है, एक दिन में सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जो 13 बीघा के आसपास बताई जा रही है, बबूल के वहां पे बहुत से पेड़ लगे हुए थे, बाग की तरह वो बना हुआ था। उस भूखंड पर बाकायदा नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। इसकी अनुमानित कीमत जो है वो 1 अरब 23 करोड़ के आसपास प्रशासन ने बताया है। तो कह सकते हैं कि अतीक और उनसे जुड़े लोगों पर ये अब तक की एक दिन में की गई सबसे बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। हो सकता है प्रदेश की भी ये सबसे बड़ी कार्रवाई हो। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं, इससे पहले ही प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि पिछले दिनों जो अतीक है उनकी पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ सरकार की बल्कि योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की गई थी और उनकी तरफ से तारीफ की थी, जिसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने और सख्त रूप अपनाया है और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है और बाकायदा पूरी पुलिस बल के साथ नगाड़ों की थाप के साथ वहां पे मुनादी की गई। वहां पे जो लोग थे उनको इस बात की जानकारी दी गई कि ये जो भू संपत्ति जो 13 बीघा के आसपास है, अतीक के पिता हाजी फिरोज और उनके एक चाचा हैं, उनके नाम पर ये भू संपत्ति बताई जा रही है, उसको कुर्क किया जा रहा है। और बाकायदा इस बात की नोटिस लगा दी गई कि अब इस जमीन पर सरकारी कब्जा है, किसी तरह की लेन देन या इस जमीन पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा सकता। इस तरह के सख्त संदेश दिया है। एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में आज देखने को मिली है। जी बिल्कुल सही कहा, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इससे भी ये पता चलता है कि अतीक अहमद का साम्राज्य कितना ज्यादा फैला हुआ था और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है कि पुलिस कितनी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि शोएब लगातार कार्रवाई भी चल रही है और कब से कार्रवाई की जा रही है, तो अभी तक अगर संपत्ति की बात कर ली जाए तो क्योंकि परिजनों की भी संपत्ति जो उसके करीबी है उन पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहने वाली है। आगे इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ अब तक अतीक अहमद की कितनी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया, अगर पूरा बात की जाए तो? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब तक जो एक अनुमान है कि 10 अरब से भी ज्यादा की चल अचल संपत्ति जो है वो अतीक की, उस पर कार्रवाई की गई है। अतीक या उनसे जुड़े उनके संबंधियों से न सिर्फ कुर्क की गई है बल्कि उनके मकान, उनके कुछ संबंधियों के, कुछ उनके खास के, उसके मकान को जमींदोज भी किया गया है बाकायदा बुलडोजर लगा करके। अतीक अहमद का जो पुश्तैनी मकान था वो भी जमींदोज किया गया। तो पिछले 2 टर्म में योगी सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है
और अरबों में ये आका जा रहा है। जो कार्रवाई की जद में संपत्ति आई हैं, वो जो अलग अलग अनुमान है, करीब 10 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है या उनसे जुड़े लोगों की। और अगर आज की बात करें तो आज की ही सिर्फ कार्रवाई 1 अरब 23 करोड़ के आसपास उस भू संपत्ति की जो वैल्यू है वो बताई जा रही है। 13 बीघा के आसपास जो जमीन है उसको कुर किया गया है। तो लगातार प्रशासन न सिर्फ कार्रवाई कर रहा है, यानी काफी बढ़िया कार्रवाई की गई है। जिस तरह से आपने कहा कि शोएब, देश की सबसे बड़ी ये कार्रवाई आज हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही श्रद्धा मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार एक लिखित बयान के जरिए अदालत को बताया कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की कुछ हड्डियां और जबड़े का कुछ हिस्सा बरामद कर लिया है। तो पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि आफताब के घर से एक नोटबुक भी बरामद हुई है। उस नोटबुक में आफताब ना सिर्फ लाश के टुकड़ों का हिसाब रखा करता था, बल्कि ये भी लिखता था कि उसने लाश के किस टुकड़ों को कहां फेंका है। तो जिससे ये लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को सबूत मिल गए हैं। तो अदालत में जज के सामने आफताब ने अपने आरोप को कबूल भी कर लिया है। कहा कि गुस्से में हो गया था कत्ल। वो नोटबुक में लिखता था कि लाश के टुकड़ों का हिसाब, तो नक्शा बनाकर वो लाश के टुकड़ों को फेंकता था। आपको ये भी बता दें कि नवंबर 2020 में श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मुंबई में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आफताब से अपनी जान को खतरा बताया था। तो तब पुलिस को श्रद्धा ने बताया था कि आफताब उसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शिवम, क्योंकि एक के बाद एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सबूत ये नोटबुक है। क्या कुछ इसमें पुलिस को मिला है? देखिए, बिल्कुल बबीता, हर रोज जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस की शिनाख्त तस्दीक जांच पुलिस कर रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आरोपी आफताब के फ्लैट से एक नई नोटबुक मिली है। उसमें उसने जिक्र किया है कि कहां कहां उसने श्रद्धा के जो शव के टुकड़े किए थे उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया है। हालांकि इस जरिए भी पुलिस उस जगह तक पहुंचेगी और कहां कहां उसने टुकड़े फेंके हैं वहां पर जाके उसकी छानबीन पुलिस लगातार कर रही है। आफताब का नार्को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का चल रहा है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट तकरीबन 1 हफ्ते तक होगा और हर रोज इस लैब में जाकर आफताब से पुलिस सच उगलवाने की कोशिश करेगी। और इसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद पुलिस इसके नार्को टेस्ट के बारे में बात बताएगी कि नार्को टेस्ट इसका होना ज़रूरी है कि नहीं। अगर ज़रूरत लगती है पुलिस को, पॉलीग्राफ टेस्ट मदद नहीं कर पाता, लाई डिटेक्टर टेस्ट मदद नहीं कर पाता, तो आफताब का नार्को टेस्ट होगा। एक अहम सुराग सामने आया है बबीता, आज श्रद्धा की एक चिट्ठी सामने आई है। तकरीबन 2 साल पहले 23 नवंबर साल 2020 की ये चिट्ठी है। यानी कि आज ही के दिन श्रद्धा वाकर ने मुंबई के पालघर थाने में जाके शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें कहा गया था कि आफताब उसे परेशान कर रहा है। श्रद्धा वाकर ने अपनी इस चिट्ठी में जिक्र किया था कि 6 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन आफताब उसके खिलाफ उससे हिंसा करता है, उसकी मारपीट करता है। उसे डर है कि कहीं वो उसे जान से ना मार दे, जान से मारने की धमकी देता है। श्रद्धा वाकर ने भी एक खुलासा भी उस चिट्ठी में किया था कि अब वो आफताब के साथ रहना नहीं चाहती। आफताब से शादी उसकी होने वाली थी 6 महीने बाद, लेकिन वो नहीं चाहती कि आफताब से उसकी शादी हो। मेरे पास बबीता ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी में साफ साफ जिक्र किया है श्रद्धा वाकर ने। इसमें लिखा गया है, टुडे ही ट्राइड टू किल मी। आज उसने मुझे मारने की कोशिश की। श्रद्धा वाकर ने बबीता इसमें यह भी लिखा है कि ही विल कट मी अप इन पीसेस एंड थ्रो अवे। वो मुझे टुकड़ों में काट देगा और बाहर फेंक देगा। यानी कि जो हत्याकांड आज से 6 महीने पहले दिल्ली में हुआ, उसकी आशंका श्रद्धा वाकर को पहले से थी और इस चिट्ठी पे अब सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर से कह दिया है कि जब इस पूरे मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि अब शिंदे सरकार है, डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन जब 2 साल पहले यानी कि आज के दिन 23 नवंबर 2020 को जब ये चिट्ठी मुंबई के पालघर थाने में दी गई थी, तो उस वक्त उद्धव सरकार थी। उद्धव सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल ही उठता। अगर पहले से शिकायत हो गई थी तो पहले क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई थी, और अगर कार्रवाई उस समय हो जाती तो श्रद्धा आज हम सबके बीच में होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए शिवम।
तो नोटबुक आज मिली है, तो नोटबुक में उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ श्रद्धा के उसने टुकड़े छुपाए थे, तो उससे रिलेटेड अब सबूत जो है दिल्ली पुलिस के हाथ लग गए हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी इस नोटबुक और इस चिट्ठी से पुलिस कितनी जल्दी जो है सबूत जुटा पाती है और कितनी जल्दी जो है आरोपी जो आफताब है उसको सजा दिला पाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। तो डॉक्टरों की लापरवाही से जन्म के बाद ही एक बच्चे की मौत हो गई। तो दरअसल HIV पॉजिटिव महिला को प्रसव पीड़ा के बाद परिजन सरकार अस्पताल लेके पहुंचे थे। तो सरकारी अस्पताल लेकर जब वो पहुंचे तो डॉक्टरों को जब ये जानकारी हुई कि महिला HIV पॉजिटिव है तो उन्होंने उसे छूने से ही इनकार कर दिया। तो काफी देर तक महिला दर्द से कराती रही। जब इसकी जानकारी CMS को हुई तो उन्होंने डॉक्टरों को फटकार लगाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो प्रसव के बाद ही महिला के बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो वहीं HIV पॉजिटिव के लिए काम करने वाली फील्ड ऑफिसर महिला ने बताया कि एक HIV पॉजिटिव महिला को करीब 3 बजे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो नहीं लाएंगे, फिर बाद पूरा यानी 3 बजे से लेकर रात के 8 बज गए, हाथ नहीं लगाया। हमारी मोड़ी पेट में पीर वही दर्द भैया, नहीं हाथ नहीं लगाया, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई बोतल लगाई, कुछ भी नहीं। और इनके जो लोग चली गई तब दूसरा डिपार्टमेंट आए, मैंने इनको सरदार जी को फ़ोन किया, मैडम को, तब जी मैडम आई, तब इन्होंने मेरी बात सुनी, तब इन्होंने जो करा तो इन्होंने करा है। और रात के 9:30 बजे, और फिर मुझे ये नहीं मालूम बच्चा जिंदा है क्या नहीं, उठा के ले जाकर मशीन में रख दिया। और मुझे आज सवेरे फ़ोन करके बताया तो बच्चा आपका खत्म। सर एक HIV पॉजिटिव पेशेंट था, मैंने उसको करीबन 3 बजे भर्ती कराया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाने के बाद किसी भी स्टाफ ने ना उसका PV किया, ना उसको टच किया, जबकि उसका बच्चा फंसा हुआ था। उसके बाद 3 बजे से करीबन 9 बजे तक बच्चा फंसा रहा और महिला तड़पती रही, किसी ने उसको टच नहीं किया। बोले इसको बीमारी है, सबको लगेगी। और उसके बाद बच्चा फंसे फंसे डेथ कर गया। डेथ बच्चा दूसरी शिफ्ट वाले स्टाफ ने निकाला। उसके बाद उसको एसेंशियो में रखवा दिया कि बच्चा जीवित है, लेकिन बच्चा मृत्यु था उसी टाइम। तो फिरोजाबाद से ये अमानवीय चेहरा स्वास्थ्य विभाग का सामने आया है, जहां पर डॉक्टरों ने एक महिला को छूने से इनकार कर दिया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव थी। तो स्वास्थ्य विभाग का ये अमानवीय चेहरा फिरोजाबाद जिले से सामने आया। तो डॉक्टरों की लापरवाही से जन्म के बाद ही एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल HIV पॉजिटिव महिला को प्रसव पीड़ा के बाद परिजन सरकार अस्पताल लेकर पहुंचे थे। तो डॉक्टरों को जब ये जानकारी हुई कि महिला HIV पॉजिटिव है तो उन्होंने उसे छूने से ही इनकार कर दिया। तो काफी देर तक महिला दर्द से कराती रही। जब तक इसकी जानकारी CMS को हुई तो उन्होंने डॉक्टरों को फटकार लगा दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो प्रसव के बाद ही महिला के बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो वहीं HIV पॉजिटिव के लिए काम करने वाली फील्ड ऑफिसर महिला ने बताया कि एक HIV पॉजिटिव महिला को करीब 3 बजे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो अतुल, फिरोजाबाद से स्वास्थ्य विभाग का कैसा अमानवीय चेहरा देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि HIV पॉजिटिव महिला जो प्रेग्नेंट थी वो अस्पताल पहुंची और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उसे छुएंगे नहीं क्योंकि उसे HIV है। पहली बात, HIV कभी भी छूने से नहीं फैलता है। अतुल अतुल, आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो आज फिरोजाबाद से, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। तो डॉक्टरों की लापरवाही से जन्म के बाद ही एक बच्चे की मौत हो गई। तो दरअसल HIV पॉजिटिव जो महिला थी उसको प्रसव पीड़ा के बाद परिजन सरकारी अस्पताल लेके पहुंचे थे, लेकिन जब डॉक्टरों को जब ये जानकारी हुई कि महिला HIV पॉजिटिव है तो उन्होंने उसे छूने से इनकार कर दिया। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि HIV छूने से नहीं फैलता है। तो काफी देर तक महिला दर्द से कराती रही। जब इसकी जानकारी CMS को हुई तो उन्होंने डॉक्टरों को फटकार लगा दी, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तो प्रसव के बाद ही महिला के बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो वहीं HIV पॉजिटिव के लिए काम करने वाली फील्ड ऑफिसर महिला ने बताया कि एक HIV पॉजिटिव महिला को करीब 3 बजे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
तो यानी कि फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की लापरवाही सामने आई है वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, खबर के जरिए समझ सकते हैं। कितना अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां पर एक प्रेग्नेंट महिला को सिर्फ इसलिए छूने से डॉक्टरों ने इनकार कर दिया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव थी। कछु बात हुई है तो नहीं लाएंगे। फिर बार पूरा यानी 3 बजे से लेकर रात के 8 बज गए, हाथ नहीं लगाया। हमारे मौली पेट में पीर वही दर्द भैया, नहीं हाथ नहीं लगाए, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई बोतल लगाई, कुछ भी नहीं। और इनके जे लोग चली गई, तब दूसरा डिपार्टमेंट आए, मैंने इनको सरदार जी को फ़ोन किया, मैडम को, तब जी मैडम आई, तब इन्होंने मेरी बात सुनी, तब इन्होंने जो करा तो इन्होंने करा है। और रात के 9:30 बजे, और फिर मुझे ये नहीं मालूम बच्चा जिंदा है क्या नहीं, उठा के ले जाकर मशीन में रख दिया। और मुझे आज सवेरे फ़ोन कर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।